अगर आप भी यूपीआई पेमेंट करते टाइम इन गलतियों को करते हो तो आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, यूपीआई पेमेंट को लेकर के भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो इसी के सॉल्यूशन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपीआई पेमेंट का डेली, मंथली, साल का पूरा कितना लिमिट होता है और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जय हिंद, मैं साबिर खान। बात करेंगे यूपीआई पे कितना लिमिट है जिससे कि हमें इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर सुनिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जैसे बैंक को लेकर के एक लिमिट डाला हुआ है कि हाँ, एक पर्टिकुलर अमाउंट ही आप कर सकते हैं ट्रांजेक्शन, वो लिमिट यूपीआई के केस में उन्होंने अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया है और इसी गलतफहमी की वजह से लोग मनचाहा पेमेंट यूपीआई से करते हैं। किसी दोस्त से 50 लाख लिया, फिर उसको वापस कर दिया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है। ठीक है, तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिमिट जारी नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो सवाल आता है कि कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो उस चीज पे आने से पहले मैं 3 गलतफहमियां दूर करना चाहता हूं। गलतफहमी नंबर 1, हमें क्या लगता है कि हमने 2020 में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक ट्रांजैक्शन किए। अभी 2024 आया है, अभी तक तो हमें नोटिस मिला ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 2025 में भी कर लेते हैं, 2026 में भी कर लेते हैं, ये सोच करके कि पिछले साल या उससे पहले साल तो हमने किया, हमें कोई नोटिस नहीं आया। तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले 8 साल का कभी भी आपको नोटिस भेज सकता है। यानी कि ट्रांजैक्शन आपने अगर 2020 में भी किया होगा तो उसका नोटिस 2024 में भी आ सकता है, 2026 में भी आ सकता है। गलतफहमी नंबर 2 ये है कि हम यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के किसी भी एक छोटे से शहर या गांव से यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, इनकम टैक्स को क्या ही पता चलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो बैंक अकाउंट को ट्रैक करता है ना। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक अकाउंट को ट्रैक नहीं करता है, वो आपके पैन कार्ड को ट्रैक करता है। यानी कि आपका यूपीआई किससे लिंक है, आपके बैंक अकाउंट से, और आपका बैंक किससे लिंक है, पैन कार्ड से। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एनी हाउ आपके सारे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स पहुंच जाती है। इसके साथ ही एक और गलतफहमी क्या है कि लोगों को लगता है एक बैंक से मैं एक ही लाख का करता हूं, मेरे पास 10 अलग अलग बैंक के बैंक अकाउंट है, तो मुझे तो कोई डरने की बात नहीं है। तो यहाँ पे भी ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आपके पास हो सकता है 50 बैंक अकाउंट हो, लेकिन आपका पैन कार्ड तो एक ही है ना, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी को ट्रैक करता है। गलतफहमी नंबर 3, हम न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस को देख करके बना लेते हैं। न्यूज़ चैनल हेडलाइंस क्या बोलती है कि अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको 0 टैक्स पे करना होगा, एंड न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 7 लाख से कम है तो आपको 0 टैक्स पे करना होगा। 0 टैक्स पे करना एंड ITR भरना, दोनों में डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपका इनकम 5 लाख से कम है लेकिन 2.5 लाख से ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मेरा इनकम तो 5 लाख से कम है, तो वो टैक्स भी नहीं भरते और ITR भी फाइल नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है और 5 लाख से कम है तो आपको ITR भरना होगा। हाँ, टैक्स आपको पे नहीं करना होगा, क्योंकि आप छूट के अंडर आ जाओगे। जो बेसिक एग्जेम्पशंस का लिमिट है ना, उसके अंडर आते हो तो आपको टैक्स पे नहीं करना है, पर ITR भरना होगा। किस एज वाले के लिए कितना लिमिट है, नए टैक्स रिजीम के हिसाब से, पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से, मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा दिया है। आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और ITR भरने में और टैक्स पे करने में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि यूपीआई में कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो छोटे बिजनेस करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट के बारे में। तो छोटे बिजनेस करने वाले बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि उनका कोई भी शॉप है या फिर वहाँ पे 2-4 QR कोड उन्होंने लगा रखा हुआ है, और उस QR कोड को मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं कि उनको वो लोग अपने सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक करा लेते हैं। तो बेसिक गाइडलाइंस यही है कि अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में हर दिन 10,000 रुपये से ज़्यादा आता है, तो मतलब महीने का 3 लाख से ज़्यादा आएगा, साल का 36 लाख से ज़्यादा आएगा, तो ये एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए अलर्ट हो जाता है। लेकिन आपका इनकम 36 लाख नहीं है। एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ। आप एक दुकानदार हो, आपको 10,000 रुपये आपके बैंक में रिसीव हुआ, लेकिन 10,000 रुपये के बदले आपने सामान भी तो लोगों को दिया। आपका प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है 1,000-2,000 हो, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है आपके बैंक में जो पैसा आया वो आपका इनकम है, जब तक आप उनको क्लैरिफाई ना करें। इसीलिए जरूरी है कि अगर आपके यूपीआई पे 10,000 से ज़्यादा रिसीव होता है हर दिन का, तो ट्राई करना करंट अकाउंट पे चले जाना, यूपीआई को करंट अकाउंट से लिंक कर लो, क्योंकि करंट अकाउंट बिजनेस रिलेटेड चीज़ों के लिए ही बनाया गया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले वहाँ पे उस लेवल की स्क्रूटनी नहीं करते जितना सेविंग अकाउंट पे करते हैं। एंड दूसरी जो सबसे बड़ी गलती छोटे बिजनेसेस करते हैं यूपीआई को लेकर के, वो GST के रिलेटेड करते हैं।
वो क्या करते हैं कि जीएसटी का बेसिक रूल क्या कहते हैं कि अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो तो आपका बेसिक लिमिट है कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओ, एंड अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हो तो 40 लाख रुपए से ज़्यादा अगर साल का टर्नओवर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओ। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपका कोई फर्नीचर शॉप है और एक बेड की कीमत आपकी कितनी है, 20,000 रुपये है, और महीने में मान लेते हैं 25 बेड आप बेच रहे हो। ये एग्जाम्पल है, आप अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है। तो 20,000 रुपये एक बेड की कीमत है, 25 बेड आपने महीने में बेचे, यानी कि पूरे महीने का सेल आपका कितना हुआ, महीने का सेल हुआ आपका 5 लाख रुपए का। तो पूरे साल का सेल हुआ पूरे 60 लाख रुपए का, लेकिन एक बेड पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20,000 रुपये में बेच रहे हो तो मान लेते हैं 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो एक महीने में आपका कितना प्रॉफिट हुआ, 50,000 रुपये का। पूरे साल में कितने का प्रॉफिट हुआ, 6 लाख का। आप क्या सोचोगे कि मेरा प्रॉफिट तो सिर्फ 6 लाख रुपए का है, लेकिन डिपार्टमेंट जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो क्या सोच रही है, आपके बैंक अकाउंट में कितना रिसीव हुआ है, टोटल 60 लाख रुपए, ठीक है। और जो कि दोनों जीएसटी के लिमिट को क्रॉस करता है, 20 लाख वाला और 40 लाख वाला। तो आपको इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी वाले भी नोटिस भेजेंगे, क्योंकि उनको लगता है जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है वो आपका इनकम है, जब तक आप उन्हें क्लैरिफाई ना कर दो। अगली गलती जो छोटे बिजनेसेस करते हैं, जो कि मैंने आपको पॉइंट 1 में बताया, कि वो अपने सेविंग बैंक अकाउंट से ही क्यूआर कोड को लिंक करके रखते हैं। और बेसिकली अगर आपका हाई वैल्यू का कोई बिजनेस है, यानी कि आपका बिजनेस छोटा ही है लेकिन जो सामान आप बेचते हो उसका दाम ज़्यादा होता है, जैसे फर्नीचर के केस में 25,000, कोई 50,000, 1-1 लाख का फर्नीचर होता है, राइट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया नोटिस जारी किया था और उसमें उन्होंने क्लियर बोला था कि अगर पूरे साल में सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं, चाहे मान लेते हैं किसी आपने कस्टमर ने आपको 50,000 रुपये दिए और उस कस्टमर को आपने क्या किया, कुछ टाइम बाद रिटर्न कर दिए, मतलब बस एक बार आपका ट्रांजेक्शन हुआ या फिर किसी फ्रेंड्स ने आपको भेजा और आपने वापस कर दिया। आप क्या सोचोगे, मेरा पैसा तो था ही नहीं, मुझे तो 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं ITR क्यों भरूँ, मैं टैक्स क्यों दूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है सर आपको ITR तो भरना होगा और उसमें आप क्लैरिफाई करो कि ये पैसा कहाँ से आया है और आपने इसका क्या किया। इसीलिए ध्यान रखना पहली चीज़ कि अगर आपका हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है तो सेविंग अकाउंट से दूर ही रहो, और अगर गलती से भी कर लेते हो 50 लाख से ज़्यादा एक साल में तो ITR कंपलसरी है। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उम्मीद करूंगा कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हो, जिससे कि आप इनकम टैक्स के नोटिस से बच पाएंगे। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कम्युनिटी के बारे में, क्योंकि बहुत एक्सपर्ट होते हैं स्टूडेंट लोग। आईफोन, फ्रेंड्स, इस तरीके के चक्कर में, कैशबैक, वॉचर्स के चक्कर में हम बहुत सारा ट्रांजैक्शन करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि ऊपर से इनकम टैक्स वाले हमें देख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसको कि अवॉइड करना चाहिए। इससे पहले कि हम उस पर आगे बढ़ें, आप वीडियो को लाइक कर दो, और अगर हमें फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो फॉलो कर लो, यूट्यूब पे देख रहे हो सब्सक्राइब करो फिनोन को। अब हम बात करते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन सही है क्या गलत है। तो एक लाइन में बताऊं, अगर पूरे साल UPI से 50,000 से कम का ट्रांजैक्शन है, चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़े एक्सपर्ट टाइप हो, दोस्तों का आईफोन भी खुद ऑनलाइन कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो अपने बैंक अकाउंट से, ताकि आपको गिफ्ट मिले, गिफ्ट वॉचर्स मिले, कैशबैक मिले, फैमिली एंड फ्रेंड्स का भी कर रहे हो, आपने कमीशन पे ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है, तो ध्यान रखना अगर ये गिफ्ट, वॉचर्स एंड कैशबैक एक साल में 50,000 से ज़्यादा हो जाता है तो वो टैक्सेबल इनकम होगा। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं स्टूडेंट कम्युनिटी में खासकर, होता क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट बाहर रहते हैं तो अपने फ्रेंड्स के फैमिली से भी वो पैसे अपने बैंक अकाउंट में मंगाते हैं, ठीक है। एक टाइम पे तो वो लगता है कि हाँ हम हेल्प कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो मुसीबत बन सकता है अगर आप उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जस्टिफाई ना कर पाओ। तो मुसीबत कैसे बन सकता है, मान लो आप किसी बड़े शहर में रह रहे हो, अच्छा खासा पैसा हर महीने खर्च हो रहा है, 10 दोस्तों का आईफोन आप ऑनलाइन कर रहे हो। तो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मान लेते हैं कि आप 1% कमीशन पे ऑनलाइन कर रहे हो, या फिर दूसरों के फैमिली से फ्रेंड्स के लिए अपने बैंक में पैसा मंगा रहे हो और फ्रेंड्स से पार्टी के लिए आधा %, 1% कमीशन लेते हो, बाकी पैसा दे देते हो। तो पूरे साल में मान लेते हैं आपने 50 लाख रुपए मंगा लिए और आपने 1% रख लिया या फिर आधा % आपने रख लिया, तो आपका कितना इनकम हुआ, आपका इतना इनकम हुआ 50,000 1% में और 25,000 आधा % में। आप क्या सोचोगे 50,000 25,000 के लिए तो कोई टैक्स नहीं भरना, लेकिन नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैंने क्या बोला कि आपके बैंक अकाउंट में जो भी डिपॉजिट होता है उनको वो इनकम समझ लेता है जब तक आप उनको जस्टिफाई ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कितना रूल तोड़ा, ज़्यादा डिपॉजिट हुआ तो आपने GST का दोनों रूल तोड़ दिया, 20 लाख 40 लाख वाला, वहाँ पे आप फंसोगे।
इसके अलावा आपने बहुत हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर लिया जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपलसरी कर दिया ITR भरना 50 लाख से ज़्यादा, वहाँ पे आप फंसोगे। एंड सरकार को लग रहा है कि यार 5 लाख 7 लाख तक तो माफ़ है, आप 50 लाख कर रहे हो, वहाँ पे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से फंसोगे। आपका प्रॉफिट 1% आधा परसेंट 25,000 50,000 है, लेकिन फंस जाओगे आप इसलिए क्योंकि आपने अपने बैंक अकाउंट से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं, चाहे आपके पास कितना भी आया हो। इसीलिए इस तरीके की गलती को अवॉइड करें, और अगर करना भी है गुड फेथ में, अगर फ्रेंड्स के लिए कर भी रहे हो तो डिटेल्स रखना और ITR फाइल करके उनको दिखा देना कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, या फिर आपके पास नोटिस आए तो आपके पास प्रूफ रहे कि आपने अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए ये चीज़ें की है, डॉक्यूमेंट में वो प्रूफ होना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा कि ये चीज़ें आपको समझ आई हो। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो ग्रेट, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर नहीं हो, आपके फैमिली में कोई है तो उसको शेयर कर देना, ठीक है। पूरी वीडियो को अगर एक लाइन में मैं समअप करूं तो बस इतना ध्यान रखना, जो भी आपका इनकम है UPI ट्रांजैक्शन उससे बराबर या उससे कम करना, उससे ज़्यादा करोगे तो प्रॉब्लम होगा। एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं आपका इनकम स्टूडेंट हो तो 1 लाख रुपए या उससे कम है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने बैंक में बहुत ज़्यादा पैसे मंगा रहे हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या लगता है कि इन्होंने टैक्स नहीं भरा, मतलब इनकम कम दिखा रहा है, और ट्रांजैक्शन तो 10 लाख 20 लाख 50 लाख का हो रहा है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये चीज़ें सब समझ में आ रहा हो, फिर भी कोई सवाल हो कमेंट में पूछ लेना। बाकी बैंक में कितना पैसा जमा कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड एंड शेयर्स में कितना लगा सकते हैं, इसको लेकर के भी वीडियो बनाएंगे। फिक्स डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, इसको लेकर के भी वीडियो बनाएंगे। तो फिर उनको सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हो तो फॉलो करो।